नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। साल 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक विचार देश के सामने रखा था, एक देश एक चुनाव। यानी पूरे देश में लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। उसके बाद पिछले 5 सालों में इस पर सरकार मंथन कर रही थी। इस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 2023 में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और मंत्रिमंडल ने इस पर आज अपनी मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि संसद किसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश कर दिया जाएगा। सरकार का तर्क है, एक देश एक चुनाव से संसाधनों की बर्बादी रुकेगी। एक बार चुनाव हो जाने के बाद अगले 5 साल तक फिर कोई चुनाव नहीं होगा और सभी सरकारें विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। आज़ादी के बाद 1952 में जब पहले चुनाव हुए थे तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए थे। उसके बाद 1957, 1962, 1967 तक यही चलता रहा। लेकिन 68 के बाद ये सिलसिला टूटने लगा। कई राज्य सरकारें अलग अलग कारणों से भंग कर दी गई या कोई सरकार गिर गई। ऐसे में विधानसभा चुनाव कराना भी जरूरी था। फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं, या तो 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद या जब सरकार किसी कारण से भंग हो जाती है। अब बड़ा सवाल यह है, इतने बड़े देश और इतनी सारी पार्टियों की वैचारिक मतभिन्नता के बावजूद क्या 5 साल तक सरकारों को बरकरार रख पाना संभव है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है, इसमें जानेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। ये सर कब आ रहा है और कैसा? देखिए, ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है। लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। 2027 में होगा आपका तो अभी। देखिए, हमारे तो चुनाव जैसे 2026 में है। अगर कोविंद जी का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा। जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5-5 साल के लिए बनेगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी। तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। It's one of the BJP's distraction strategies, right? Okay. Look, we started off with one election, right? When we started our elections, why do we have different dates? Because in the Indian system, a chief minister can say, actually, in year 2, I feel comfortable enough to win an election and I'm going to hold an election, right? So, at any point, a chief minister can declare elections, right? So, obviously, that's why this has happened. Do you think it's practically possible with so many states, so many political dynamics, and then Lok Sabha? It's a distraction. It's a distraction. Look, the main issues in India are simple. Concentration of wealth. Huge inequality in wealth, number 1. Number 2, massive unemployment. Number 3, huge unfairness towards the lower caste, towards OBCs, towards tribal communities. These are the issues. Everybody knows them. Price rise. 1,000 rupees cylinder, right? Now, BJP can't contest those, right? So, let's have Mr. Biduri make a statement. Let's have, let's get together and sort of have elections together. Let's change the name of India. This is all distraction. We know it. We understand it. And we're not going to let them do it. नेट ने अप्रूव कर दिया है तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमेटी के पास गए थे, मैं भी था, और हम लोगों ने कमेटी को अपने पार्टी के तरफ से और अपने नेता नीतीश कुमार जी के तरफ से, क्योंकि वो शुरू से इस बात के पक्षधर रहे कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होना चाहिए, कहा था कमेटी को कि हमारी पार्टी सपोर्ट करती है इसको। और सबसे बड़ा चीज़ उसका वजह यह है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये देश इलेक्शन मोड में ही रहता है। कोई इलेक्शन ख़त्म नहीं होता है, दूसरा का नंबर आ जाता है।
तो जो जनता का काम होना है, जो डेवलपमेंट का काम होना है, वो कहीं न कहीं स्लो डाउन हो जाता है उसका पूरा प्रक्रिया। और प्रशासन हो, आपको पॉलिटिकल लोग हों, लोग सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जो प्रेजेंटेशन भी मैं देख रहा था, वो दिखा रहे थे कि ओवरऑल जीडीपी पर एक बार इलेक्शन होगा तो खर्चा भी कम होगा। जीडीपी पर भी दिखाया कि 1.5 जो भी उनका डेटा होगा इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन लार्जली यह है कि एक साथ पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन होगा तो 5 साल जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम करेगी। अब वो सूत्र के हिसाब से चल रहा है। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं, तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट? क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? ड्राफ्ट आने तो दीजिए, बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि उससे समय बचेगा, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि 1.5% जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जो तर्क दिया है कोविद जी ने। बहुमत है, कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं, लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या इसका प्रतिफल निकलेगा? देश आजाद हुआ था उसमें तो मुझे लगता है सब एक साथ ही इलेक्शन हुआ था। फिर ये सारा उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडा पे काम करेंगे, हम लोग अपने एजेंडा पे काम करेंगे। देखिए, ये केंद्र सरकार, भाजपा सरकार तो लगातार चाह रही है ये हो। इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान है। जिस तरह से ये लोग फिर रीजनल पार्टियों को ख़त्म करके चाह रहे हैं कि देश में सिर्फ 1 या 2 पार्टी ही रहे, एक तरह का मैं तो इसको षड्यंत्र ही कहूँगी रीजनल पार्टीज के लिए। शीतकालीन सत्र में ये एक व्यापक विधेयक भी ला सकती है केंद्र सरकार। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं, देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन एकजुट हैं, हम लोग हर बिल पे विरोध करते हैं जो तमाम राज्यों के लिए हितकर नहीं है। आपको पता होगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, इसको भाजपा सरकार ने ठीक उसी समय लाया, ठीक उसी समय भाजपा सरकार ने लाया जिस समय हम लोग का हाउस में विरोध चल रहा था और पूरे गठबंधन के लोग बाहर थे। तो ये गलत हुआ, उस समय ये बिल पर बहस ही नहीं हो पाई और उसे पारित कर दिया। उसी तरह का षड्यंत्र ना हो आने वाले दिनों में, इसके लिए हम लोग भी सचेत रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करेंगे? देखिए, वो हम लोगों को करना चाहिए विरोध। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है, तो हम लोग तो विरोध करेंगे। तो एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिस पर लगातार पिछले 5 साल से चर्चा हो रही है। 2019 में पहली बार मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये विचार देश के सामने रखा था कि संसाधनों की बर्बादी हो रही है, हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, इससे विकास का काम प्रभावित होता है। लेकिन विपक्ष इसको अलग नजरिए से देखता है। विपक्ष को लगता है कि ये जो है छोटी पार्टियों को खत्म करने की साजिश है। एक साथ चुनाव होंगे तो बहुत सारा संसाधन जो है वो झोंका जाएगा और जो है छोटी पार्टियां उस संसाधनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि चीजें जो है वैसे नहीं चलेंगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अश्विनी शर्मा जी है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी। हरिनाथ उपाध्याय जी, नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। डीपी यादव साहब है, नेता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी शर्मा जी, वन नेशन वन इलेक्शन ये पहले हमारे देश में हुआ करता था 68 तक। 1968 के बाद जब राज्य सरकारें जो है भंग होने लगी और कई नई पार्टियां बन गईं, वो सरकारों में आने लगी, उनके समर्थन सरकारें बनने लगी, फिर सरकारें गिरने लगी, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, तो ये लगने लगा कि भाई अब चुनाव जो है राज्यों को अलग कराने पड़े, ये मजबूरी है, अलग अलग मजबूरी हुई। लेकिन उसके बाद मोदी जी अब जिस दौर में इस विचार को लेकर आए हैं, वहां भी हालात कमोबेश और वैसे ही हैं। छोटी पार्टियां बहुत सारी हैं देश में, वो अलग अलग गठबंधन है, वो सब कैसे संभव है? ये समझ में अभी किसी को नहीं आ रहा है कि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव करा पाना और राज्यों खास तौर से एक रख पाना कितना आपको लगता है व्यावहारिक है?
देखिए, आपने बताया कि आजाद भारत के बाद इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रावधान था, और मुझे आप ही ने बताया अभी कि बहुत सारी विधानसभाएं वहां भंग हुई, और जो चुनाव हुए उसके लगभग 6 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, और उस हार के बाद बहुत सारी विधानसभाओं के चुनाव समय से ना कराए जाने के कारण से, और उस समय चूंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और बहुत लोकप्रियता उनकी इस देश के अंदर रही, उस लोकप्रियता के कारण से उन्हें लगा कि अगर लोकसभा के चुनाव को हम 5वां जो लोकसभा चुनाव होगा अगर 1 साल पहले करा लेते तो सरकार फिर से बनेगी। और मुझे लगता है कि जो कार्यकाल चौथी लोकसभा का 1972 में पूरा होना था, उसके चुनाव 1971 में कराए गए, और ये जो परंपरा है ये कांग्रेस की सरकार से शुरू हो गई। मुझे लगता है कि इस देश को अब आज एक नई दिशा की ओर जा रहा है, और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ये एजेंडे में शामिल है कि हाँ, इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव कराना चाहते हैं। और मुझे मालूम है कि जो अभी एक वैचारिक जो समर्थन हुआ है उसमें लगभग 62 दलों से बातचीत हुई, और जिसमें से 45 लोगों ने सकारात्मक और 15 दलों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, और उस 47 में से भी लगभग 32 दलों का समर्थन हमको प्राप्त हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि संभव कैसे है, अथवा हम बिना किसी दल की सहमति के या बिना वार्ता की बिल्कुल आ रहे हैं। जो इतने सारे दल हमारे साथ है, और मैं तो कहना चाहता हूँ चर्चा करनी चाहिए। जब चर्चा होगी तो इस सकारात्मक विषय को देश के सामने रखा जाएगा। और संसद में इसी सत्र में जो है बिल लेके आने वाले हैं। हरनाथ उपाध्याय जी, आप लोग विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं, और लगातार विरोध कर रहे हैं कि यह देश को जो है भटकाने की साजिश है, जो समस्याएं आई सरकार के सामने उनसे जो है नजर हटाने की साजिश चल रही है। क्यों ऐसा लगता है आपको? अब मोदी जी कह रहे हैं कि संसाधनों की जो बर्बादी रुकेगी, देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, तो आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा है? जबकि उस कमेटी में जिसने मसौदा पारित किया है उसमें आपके नेता अधीर रंजन चौधरी साहब भी थे। नवीन जी, इनका मास्टर स्ट्रोक या इसी तरह की जनता को बहकाने का काम किया था नोटबंदी को लेकर, काला धन को लाने के लेकर, 15 लाख रुपया देने के लेकर। अब जनता को विश्वास नहीं है ये इनका कोई न कोई उद्देश्य है। जिस तरह से पूरे देश में एक देश एक अडानी, इसी तरह से वह एक देश एक नेशन और एक इलेक्शन की बात करते हैं। ये पूरी व्यवस्था को, देश को केंद्रीकृत करना चाहते हैं एक पार्टी के हाथ में। देखिए, ये हमारे संविधान फेडरलिज्म पर आधारित है, संघवाद पर है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार पूरी तरह से निहित है या निहित है। देखिए, केंद्र का अलग होता है, राज्य का अलग होता है, और लोकसभा चुनाव के समय जनता के अलग मुद्दे होते हैं, राज्य के चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं। जैसे कि कभी कभी अगर जैसे महाराष्ट्र का ही ले लीजिए, अगर लोकसभा के साथ चुनाव हुआ होता तो वहां महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनती कि नहीं बनती, या हो सकता हमारा लोकसभा का सीट उतना नहीं होता। जब तंत्र का दुरुपयोग उसी समय कर लेते तो हमारा कहां से लोकसभा सदस्य जीतते। अगर सही रहते तो वहां इस समय भी हमारी सरकार बनती, उस समय भी हमारी जीत हुई। देखिए, केंद्र हमारे देश में अधिकांश विश्व के राज्यों में एक 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं लागू है। अधिकांश लोकतांत्रिक देश में ऐसे ही चुनाव होता है। देखिए, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था खर्चीला शासन। 6 देशों का उदाहरण दिया है मसौदा रिपोर्ट में, सुन लीजिए। स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम को इस कमेटी ने, कोविंद कमेटी ने पूरी तरह से अध्ययन किया, और ये पाया कि यहाँ पर जब हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है। तो पाकिस्तान में भी बताते हैं कि वहां पर भी मोस्टली जो है सारे चुनाव एक साथ ही होते हैं। तो पाकिस्तान लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र वास्तविक है, ऐसे हमारे देश को भी करना चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान का देते हैं, पाकिस्तान में दे रहे हैं, पाकिस्तान की हम नकल करेंगे। ऐसा नहीं है। जैसे नवीन जी, ये लोग बार बार ये कहते हैं खर्च बचेगा, धन बचेगा। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में खर्चीला शासन व्यवस्था है, लेकिन जनता को जो है राहत रहती है। जनता के मुद्दे हमेशा जनप्रतिनिधियों पर हावी रहते हैं, जनप्रतिनिधि को चिंता रहती है। अगर मान लिया लोकसभा चुनाव हो गया, कुछ राज्यों में की सरकार से जनता अगर खुश नहीं है
तो सरकार अगर मान लीजिए गिर जाती है या बहुमत नहीं होती है तो वहाँ सरकार अपनी जनता बदल देती है, और सरकारें चिंतित भी रहती है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी सरकार आ पाएगी। निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों का इससे नुकसान होगा। हालांकि कांग्रेस हमेशा से जनता के हित में काम करती है, जनता का भी इसमें नुकसान है। ज्यादातर नुकसान है, देखिए हर चीज के लाभ और हानि होते हैं, लेकिन इससे हानि ज्यादा है और लाभ कम है। जो वर्तमान है स्थिति, इसमें लाभ ज्यादा है। देखिए जनता को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। ये केंद्र सरकार जो भाजपा है ना, ये जनता से सामना नहीं करना चाहती। ये सोचते हैं हम 5 साल में एक बार भी सामना करें, 4.5 साल मजा ले, 6 महीना में हम जो है पैसा वैसा बांट देंगे, कुछ ये कर देंगे, तंत्र व्यवस्था सही करेंगे, चुनाव जीत के आ जाएंगे। अरे जनता की अभी आइए ना। अच्छा आप देखिए, यही प्राथमिकता देखिए इनकी क्या प्राथमिकता है। इस समय देश में मणिपुर, बांग्लादेश में हिंदुओं की अत्याचार की समस्या, संबल का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये सब अडानी का जो 2000 करोड़ से अधिक का लूट मचाई है, अमेरिका के न्यायालय द्वारा जो है दोषी सिद्ध हुए हैं, वो मुद्दा, ये मुद्दा इनके लिए नहीं है। मुद्दा इनके लिए मुद्दा है फिल्म स्टार के साथ बधाई देना, उनके साथ गपशप करना। एक साथ राहुल गांधी भी है। राहुल जी को हथरस में जो 4 साल पहले दलित बेटी के साथ जलाकर मार दिया गया, उसके पिता ने चिट्ठी लिखी। देखिए एक गरीब व्यक्ति को, एक पीड़ित पिता को सरकार से भरोसा नहीं है, वो विपक्ष के नेता को चिट्ठी लिख रहा है, और राहुल जी तुरंत आज पहुंच गए उसकी आवाज को सुनने के लिए। तो राहुल जी की प्राथमिकता क्या है, विपक्ष की क्या प्राथमिकता है और इनकी क्या प्राथमिकता है? ये सब तो बहाना है कि आचार संहिता लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। आज 16 लाख करोड़ रुपया एक झटके में माफ कर दे रहे हैं उद्योगपति का। 16 लाख करोड़ रुपया आपने माफ कर दिया, उससे चुनाव कितने होंगे? ठीक है, जवाब दे लीजिए। एक राष्ट्र के चुनाव की बात करने की कठिन है। अगर आप इन मुद्दों पर आएंगे तो मुझे लगता है कि आप भटका रहे हैं। आप सीधी सीधी बात करिए कि आपकी पार्टी इस विषय को क्यों दूर करना चाहती है, क्यों जनता की आप आपकी बात नहीं करते हैं। आप क्यों नहीं चाहते कि देश में एक चुनाव हो, एक राष्ट्र हो? आप क्यों नहीं चाहते कि बार बार जो सरकार गुमत कर रहा है इसके ऊपर वो चुनाव होना चाहिए? जनता ने बराबर प्रक्रिया के अंदर 80% युवाओं ने समर्थन इसका किया है। आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं? लेकिन क्योंकि मुद्दे आपके पास है नहीं है। अगर जनता आपके मुद्दों से इतनी खुश थी तो आप लगातार पार्टी। अश्विनी मेरा सीधा सवाल ये है, ये हरियाणा उपाध्याय जी बोल रहे हैं, देखिए केवल एक खर्चा बचेगा। खर्चा तो बहुत पूरे देश में बहुत सारी जगह बचाया जा सकता है, केवल इसके अलावा और क्या तर्क है वन नेशन वन इलेक्शन का जो आप लोग जनता को समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी समझ में किसी के नहीं आ रहा है। देखिए मैं एक बहुत मूल बात जो चुनाव से मेरी बात है, उपाध्याय जी भी यहाँ पर बैठे हैं और वो मेरी इस बात को समर्थन भी करेंगे। जब हम लोग विधानसभा के अथवा नगर निगम या नगर पंचायत या लोकसभा चुनाव लड़ाने में वोट डाले जाते हैं, तो जो वोटर सूची है उसमें किसी विधानसभा के चुनाव में वोटर सूची में नाम गायब होता है, लोकसभा की सूची में नाम उसमें लिखा होता है। तो जनता की शिकायत आती है साहब लोकसभा में हमने वोट डाला, विधानसभा में वोट कट गया है। ये जो मूल समस्या है मुझे लगता है कि जनता को अपील करती है। जब एक राष्ट्र और एक चुनाव होगा तो एक वोटर सूची बनेगी, उस वोटर सूची में हर मतदाता को अधिकार होता है कि वोट का प्रयोग कर सके। लेकिन अलग अलग विधानसभा में जो चुनाव होते हैं तो बहुत सारी, अब मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तरक्की आती है कि जहाँ पर समर्थक होंगे वहां पर उस सूची में नाम होगा, जहाँ पर समर्थक नहीं होगा वहां पर सूची में नाम काट दिया जाएगा। तो एक हम जनता को बताना चाहते हैं कि एक पारदर्शिता आए और इस चुनाव के माध्यम से हर नागरिक। ठीक है, डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय दल है समाजवादी पार्टी, उसके प्रवक्ता हैं डीपी यादव जी। ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान है ये क्षेत्रीय दलों के लिए जो है नुकसानदायक है, तो आप लोगों को क्या लगता है और क्या नुकसान होगा आपको इससे? जी नवीन जी नमस्कार, जय संविधान जय लोकतंत्र। देखिए नवीन जी, बात क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल की नहीं है, बात ये है कि इससे फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, और ये किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किस समय पर लाया है, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए हमारी समझ से ये सिर्फ और सिर्फ शिगुफा है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ होता तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के या अन्य लोग बता रहे हैं कि ये क्षेत्रीय दलों के लिए नुकसानदेह है, तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ होता। जब 1952 में वन नेशन वन इलेक्शन शुरू हुआ, 1967 आते आते उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी वाला देश है भारतवर्ष कि यहाँ पर जो है राज्यों के चुनाव कब होंगे, केंद्र का
चुनाव कब होगा? अब इन्हीं को याद होगा कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, फिर 1998 में बने, 13 दिन के लिए बने, 13 महीने के लिए बने, फिर जोड़ गांठ करके जब 1999 में तिवारा बने तो किसी तरह से खींच तान करके उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो भारत तो विविधताओं वाला देश है, यहाँ तो संघीय ढांचा है, तो ये संघीय ढांचे पर एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रहार है, जो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पर अमेरिका जैसे आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी का अलग स्वरूप है। भारतवर्ष जो है लोकतंत्र का विश्व में सबसे बड़ा भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात ही करना अपने आप में बेमानी है। और जिस प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में बना, उनको तो ये पद ही नहीं स्वीकार करना चाहिए। पहली बात, आप देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो चुके, अब आपके अंदर क्या लालसा, क्या आकांक्षा बची हुई थी? नहीं, लेकिन देश की सेवा करना चाह रहे हैं, अपने ज्ञान को बांटना चाह रहे हैं, उसमें नुकसान क्या? स्वास्थ्य ठीक है उनका, आप लोग कोविंद जी पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? लेकिन आप जब ज्ञान को सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके थे तो फिर ज्ञान तो आप ऐसे भी दे सकते थे। कोई कमेटी अब्दुल कलाम की तरह करिए। एक मिनट सुनिए, अरे इतना उतावला ना होइए ना, सुनिए ना, जरा धैर्य पूर्वक सुनिए ना। आप इतने उतावलेपन, आप इतने ज्ञानी थे तो आप जा करके ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में लेक्चररशिप ज्वाइन कर लेते, वहां लेक्चर देते, विद्यार्थियों को पढ़ाते, अच्छा खासा समय गुजर। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती ये है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाकर अपने विषय को रख सकते हैं। अगर मुझे देश के लिए काम करना है तो मैं क्या शिक्षा के क्षेत्र में जाऊँ, राजनीतिक क्षेत्र में जाऊँ? आप भी इस दल के नेता हैं, आप भी इस दल में काम कर रहे हैं, आपके मन में भी देश के प्रति कोई ना कोई मान सम्मान से काम करने की क्षमता रही होगी, आप काम करेंगे। अब कोविड जी कहाँ काम करेंगे, कोविड जी कहाँ काम नहीं करेंगे, इसका निर्णय तो आपको नहीं करना है ना। अरे आपको मैंने ध्यानपूर्वक सुना तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। सुन लीजिए इनको भी सुन लीजिए। तमाम तर्क देंगे इसके पक्ष में, मुझे मालूम है, तर्क दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहीं ना कहीं लागू करने का प्रयास किया है, वो तमाम जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटे। अरे आपको अगर लागू करना है तो वन नेशन वन एजुकेशन लागू करिए, देश में एक समान शिक्षा प्रणाली हो, गरीब की संतान हो, किसी 4th क्लास चपरासी की संतान हो या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, ये लागू कर दीजिए। देखिए देश का स्वरूप अपने आप बदल जाएगा, देश अपने आप विकास के पथ पर दौड़ने लगेगा। एक से एक प्रतिभावान लोग पड़े हुए हैं और महंगी शिक्षा के कारण वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो आपकी सरकार तो सरकारी स्कूलों को बंद करने पर आमादा है, जिससे गरीबों को शिक्षा न मिल पाए, कहीं ना कहीं जो किसान मजदूर के बच्चे हैं उनको शिक्षा न मिलने पाए। आप वन हेल्थ वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी लागू करिए, जिससे गरीबों का भी समुचित इलाज हो सके। तो इन क्षेत्रों में आप ध्यान देने की बजाय कहीं ना कहीं सारे मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं आप। ठीक है, अभी राज्य सरकार, अश्विनी जी जवाब दीजिए, अश्विनी जी जवाब दीजिए। हाँ, यादव जी अभी बात कर रहे थे कि एक वन नेशन इलेक्शन जगह वन एजुकेशन की बात होनी चाहिए, एक अच्छा स्वास्थ्य और इसके बात होनी चाहिए। मैं आपको जान के जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यादव जी बड़ी चिंता कर रहे हैं इस विषय पर, लेकिन हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना करके देश के तमाम लोगों को 5 लाख का बीमा निकाल किया है। हमारी सरकार ने शिक्षा के नई शिक्षा नीति लागू करके देश में शिक्षा में सुधार का काम किया है। इलाज होए बिना हुए वो समाप्त हो जाते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, किसी को बेड नहीं मिल पाता है। यही लखनऊ में हम लोग रहते हैं, किस प्रकार से स्थितियां आप जानते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, वेंटिलेटर के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई व्यक्ति की, यही आपके लारी कार्डियोलॉजी में लखनऊ में, और आप बता रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड इतनी बड़ी बात है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। आप जो तमाम बातें कर रहे हैं मैं उससे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मूल बात ये बताइए कि अभी आपने ये कहा। लेकिन अश्विनी शर्मा जी देखिए, एक बात समझ में नहीं आ रही है अश्विनी शर्मा जी, देखिए जैसे कि डीपी यादव जी ने भी कहा कि बड़ा जो है मतलब मतभिन्नता है, साउथ का अलग कल्चर है, वहाँ के मुद्दे अलग हैं, नॉर्थ का कल्चर अलग है, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। एक साथ अगर चुनाव, उस समय की बात अलग थी, 52-62 देश आजाद हुआ था, बहुत सारे लोग राजनीति को लेकर जागरूक नहीं हुआ करते थे। आज जो है सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया, इतने लोग जागरूक हैं, ऐसा कैसे संभव है कि एक साथ सब लोग सोचें? और इससे कोई और सबसे बड़ी बात यह है 5 संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। आप लोग जब विपक्ष समर्थन करेगा नहीं तो आप कैसे करा पाएंगे इसको? देखिए मेरी बात का जवाब तो आपने दे दिया, क्योंकि अब युग बदल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, और खास तौर से अब ये युवाओं का जमाना है। और अभी जो परामर्श प्रक्रिया अभी है उसमें 80% युवाओं ने इस बात का समर्थन किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, और हम लोग
इसी दौर में चल रहे हैं और इसी दिशा में जा रहे हैं। हम पूरे देश के युवाओं का समर्थन लेकर के, और जैसा मैंने बताया कि 62 में से 32 दलों ने इसको समर्थन किया है। हम कोई अकेले दल को इसको बिल्कुल आने नहीं चाह रहे हैं। हम सभी दलों से बात कर रहे हैं। हमारे सभी दलों के जो कुछ सहयोगी दल हैं, जो विपक्ष के दल भी है, उन्होंने इसको समर्थन किया है। सबसे बातचीत करके मैंने पहले भी कहा कि सब बातचीत होनी चाहिए, बजाय इसके कि विपक्ष इसका विरोध करे। सदन में बैठे, सदन में तो इस पर चर्चा करे। चर्चा में जो भी निकल के चीज आएंगी तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है उपाध्याय जी, देखिए जेपीसी को जाएगा मामला, ये संसद में रखे जाएंगे, उसके बाद जेपीसी को जाएगा, जेपीसी इस पर तय करेगी, विचार देगी। आपके जो विरोध हैं वो सब उसमें शामिल किए जाएंगे। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इन पे मनसा में सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? आने दीजिए, देख लेंगे। नवीन जी, मैंने आपसे बताया ना, ये पास होने वाला है नहीं। जो इस समय मुद्दे चल रहे हैं देश के लिए, जो है अपार मुद्दे हैं जनता के कल्याणकारी कार्य के लिए, जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, धार्मिक सौहार्द जो बिगाड़ा जा रहा है, मणिपुर, चंबल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, अडानी का मुद्दा खत्म हो जाए, इसलिए ये सब ले आए हैं। पूरा कुछ नहीं है। ये इसी तरह से नोटबंदी, जीएसटी, घर पर भी क्या पूरा हुआ? ये संभव नहीं है हमारे देश में। ये लागू करेंगे, अगर बाई चांस कह रहे हैं तो वो भी फिर ऐसे ही हो जाएगा। जैसा कि डीपी यादव ने कहा, बात सही कहा, इससे केंद्रीय शक्तियां मजबूत होती है। हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस था, उसमें चल गया। और जब ये सरकारें विभिन्न प्रांतों में बनने लगी तो इनके जलसंघ की स्थापना हुई, भाजपा की स्थापना हुई। हमारे जलसंघ का तो पहले हो गया था। भाजपा की स्थापना हुई, समाजवादी, बीएसपी, दक्षिण की सभी क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ। जनता को कई विकल्प मिले भाई, उसमें हमारा लगता है कि फिर भी हम इसका विरोध करते हैं। हम जनता के हित के लिए काम करते हैं। जनता को विकल्प मिलना चाहिए, बार बार विकल्प मिलना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र को चलाने के लिए थोड़ा अगर पैसा भी खर्च हो चुनाव पर तो हम लोग को इतराज नहीं है। उसको हमारी जगह से बचाइए। आप बताइए, जरा ये बात आप बताइए, जैसे नवीन जी 2 लाख रुपया पाने वाला लोकसभा का सदस्य 2 रुपया में समोसा खरीदेगा और 2,000 रुपया पाने वाला एक मजदूर 10 रुपया में समोसा खरीदेगा। ये कहाँ करना है? इस पर आप एकता लाइए ना। अभी आप 16 लाख रुपया जो है अपने मित्रों को माफ कर दे रहे हैं कर्जा, उनको बंद करिए। आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड बंद करिए, चंदा लेना बंद करिए, चंदा लेकर चंदा लेना बंद करिए, सब पैसे बचत हो जाएंगे। उपाध्याय जी, बंद हो गया वो सिस्टम जो बता रहे हैं आप, सस्ता कैंटीन बंद हो चुकी है। नवीन जी सुन लीजिए क्या कहना और तमाम है पेंशन लेना बंद करें। सरकारियों कर्मचारियों पेंशन बंद करना है, अपना काय ले रहे हैं, बंद करिए। आपको पैसे की कमी हो रही है, आम आदमियों को पैसा दीजिए, चुनाव लगाइए, लोकतंत्र को मजबूत करिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए अगर थोड़ा पैसा भी खर्च हो तो हम लोग खर्च करने के लिए तैयार है। और तमाम रास्ते हैं। आप रोजगार देने अपने आप देश की जीडीपी बढ़ेगी। आप महंगाई कम करिए, आप मूल्य के मुद्रा के मूल्य को बढ़ाइए, रुपए के मूल्य का महत्व बढ़ाइए, अपने आप जीडीपी बढ़ेगी। आप जो उत्पादन किसानों की आय बढ़ाइए, अपने आप जीडीपी बढ़ेगी। चुनाव एक साथ कर देने का थोड़ी जीडीपी बढ़ जाएगी 1.5%, जो रिपोर्ट में कहा गया है। इसको हम स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। ठीक है डीपी यादव जी, आपके पास आना चाहूंगा। सुन लीजिए, जिस तरह से देखिए समाजवादी पार्टी है 2000 तैयारी कर रही 2027 चुनाव की, तो अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन पास होता है तो 2 ही साल सरकार चल पाएगी अगली बार जो है। और हो आप लोग जैसे मान रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो 2 साल में गिरा दी जाएगी फिर वो। देखिए, बात सरकारों के गिराने को ही लेकर के है। राज्य सरकारों को कहीं न कहीं भंग करने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकारों के पास ही होता है, और ये अधिकार केंद्र के पास हो जाएगा तो वैसे ही राज्य सरकारों के से कहीं न कहीं ये जो है अधिकार छीन लिया जाएगा। अब केंद्र सरकार जब चाहेगी उनको भंग कर देगी। केंद्र सरकार जब मान लीजिए किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है स्टेट में तो क्या होगा? केंद्र सरकार अपने हाथ में कमान ले लेगी, जब चाहेगी तब चुनाव कराएगी। चुनाव हुआ साथ में, मेजॉरिटी नहीं मिली, केंद्र ने कह दिया अब तो आपके पास मेजॉरिटी है नहीं, तो इसको हैंडल करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो निश्चित रूप से ये तमाम विसंगतियां आएंगी, तमाम बातें आएंगी। और देखिए 1952 में इस देश में एक साथ चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने का कहीं न कहीं चलन शुरू हुआ और 1967 आते आते इसने दम तोड़ दिया। तो इसी तरह से होगा। आप
2029 में तो करा लेंगे, लेकिन उसके बाद ये कितने दिन तक चलेगा ये कोई नहीं जानता है। तो जो बात, जिस बात के पहले से ही आशंका जाहिर होती रही हो, तो उसको करने से क्या तो फायदा? डीपी यादव जी, मोदी जी क्यों कराना चाहते हैं इसको? उनकी मंशा क्या है इसके पीछे? मोदी जी की मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है कि 2029 तक तो मैं प्रधानमंत्री हूं, 2029 में एक साथ चुनाव करा लूं, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं जो है इसका मलाई मारने के लिए तैयार रहूं और जो लोकतंत्र है उसको समाप्त कर दूं और संविधान को समाप्त कर दूं। उनकी मंशा तो यही है। और देखिए, जहां तक बात है इसमें चुनाव खर्च कम करने की, तो मोदी जी के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम तरह के जो खर्चे बढ़ाती है उसको आप कम करिए ना। जो जनता को अधिकार मिले हुए हैं उसको क्यों आप समाप्त करके जो है पैसा। ठीक है डीपी यादव जी, हमारे साथ पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़ गए हैं। अमीन साहब, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे चुनाव आयोग क्या इसके लिए तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए? क्योंकि देश में जो बहुत जब परिसीमन होगा तो विधानसभाएं बढ़ेंगी, लोकसभाएं बढ़ेंगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्या हम तैयार है इसके लिए? देखिए, मैं अभी सारी पार्टियों के लिए सुन रहा था, बड़े बड़े विचार और बड़ी बड़ी बातें और आदर्शवाद, और खुद ही इस बात को सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये 1951 और 52 थे जब हमारे देश में इलेक्शन आजादी की बात शुरू हुए, तब एक साथ हुआ करते थे असेंबली की और पार्लियामेंट के। 2 डब्बे रखे जाए, मुझे अपना बचपन याद है, 2 डब्बे रखे जाया करते थे। एक असेंबली का पर्चा पड़ता था, एक में पार्लियामेंट का बैलेट पड़ता था। एक आदमी 2 वोट दे के आया करता था। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से देखिए एक ही रहती थी। बैलेट बॉक्सों का लेना ले जाना, अरेंजमेंट, पोलिंग ऑफिसर सब एक हुआ करते थे। आज हर बार स्टेट में, जब ये 4 स्टेट में चुनाव होता है, कभी 5 स्टेट में चुनाव होता है, कभी 2 स्टेट में होता है, कभी 1 स्टेट में होता है। और ये जो व्यवस्था थी ये कांग्रेस ने अपने रिजीम में शुरू की कि आर्टिकल 356 लगा के और उठा के स्टेट भंग कर दी, 1 बाय 1 भंग करते गई। यही नहीं, पार्लियामेंट भी 1970 में भंग की गई। इनको बता दीजिए इस बात का ये किस लिए किया गया, क्योंकि देश के अंदर इस वक्त आर्थिक व्यवस्था को देखना है, देश को आगे तरक्की पे ले जाना है, हमें पीछे नहीं जाना है। जिस तरह पहले बैलेट पे कभी हुआ करता था, आज ईवीएम मशीन पे चुनाव होता है। ईवीएम मशीन से बहुत सुविधाएं हैं पब्लिक को भी और लोगों को भी ले आने ले जाने में। वो बैलेट बॉक्सेस बड़े बड़े भारी होते थे, चोरी करते थे और बैलेट्स में अनाप शनाप वोट डालते थे, बूथों पे कब्जा होता था। वो सब सारा खत्म हो गया, क्योंकि हम ईवीएम मशीन को एक पॉइंट पे दबाने के बाद वो कैंसिल हो जाती है और उसका कोई भी बच्चों से नहीं रह जाता, एक डब्बा हो जाता है। इसलिए इस बात को बार बार कहा जाता है कि इसे बैलेट बॉक्स से चुनाव कराया जाए। देखिए, सब पुरानी व्यवस्थाएं थी, सब खत्म हो गई, दुनिया आगे चल रही है, चांद पे पहुंच गई और चांद पे आज वहां हम लोग बसने की बात कर रहे हैं। हम नहीं, पूरी दुनिया, और दुनिया के हमें साथ चलना है, हमें अपने देश के साथ को तरक्की पे ले जाना है। और ये जो चीजें हैं, आप देखिए इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं तैयार होगा? इलेक्शन कमीशन तैयार होगा, जो आप देखते बार बार मॉडल कोड कंडक्ट लग जाता है, सारे अधिकारी उसमें शामिल हो जाते हैं, सारे नेतागढ़ भी होते हैं। ऐसा नहीं कि नेतागढ़ अलग से हैं, इनके ऊपर भी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। तो जो नई नई योजनाएं हैं वो फिर रुक जाती हैं, एक साथ नहीं लागू हो सकती। अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो इसमें देश का फायदा है, चाहे वो असेंबली और पार्लियामेंट का हो। 100 दिन के बाद जो है लोकल चुनाव की बात हो। और ये रोजाना का ये जो छोटी छोटी पार्टियां जो अपना वर्चस्व बनाती हैं, मैंने आपको बताया कि पिछले यूपी के जो चुनाव हुए थे उस वक्त एक इनका रैकेट पकड़ा गया था, पत्रकारों ने पकड़ा था नेशनल चैनल पे, और उसमें मेरे से कमेंट्स लिए गए थे। वो इतिहास में पहली बार हुआ था, जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं चैनल का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप भी चैनल है इसलिए मैं क्या बताऊँ उसको, लेकिन वो रिकॉर्ड में है। और इलेक्शन कमीशन के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जो छोटे छोटे दल हैं ये बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए, जैसे हमारा स्टैंडर्ड है कि हम नेशनल पार्टी, हमारा जो कैंडिडेट होता है उसको हम सुरक्षा के लिए देते हैं, उसके लिए हम पोलिंग एजेंट देते हैं, तो ये लोग उसको बिक जाते हैं छोटे छोटे पार्टियों वाले, और बिक के ये असिस्टेंट देते हैं बड़ी पार्टियों के, उनके लिए काम करते हैं। तो आज देखिए हजारों पार्टियां हमारे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनके कोई वोट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इलेक्शन के टाइम वो अपने कैंडिडेट खड़ा करती हैं और अपने दो सुविधाएं उनको देती हैं। डॉक्टर अमीन, आपने जो जवाब दिया है इसमें कई सवाल भी हैं। मैं लौटता हूं, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे।
वही आवाज, हटेंगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। ओपीएस से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को दी ओपीएस की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर आपका स्वागत। आज बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है इस बिल को और जल्द ही ये संसद में रखा जाने वाला है, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करें, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनके पास एक बार फिर चलते हैं। अश्विनी शर्मा जी, नेता बीजेपी के, हरिनाथ उपाध्याय जी, नेता कांग्रेस के, डीपी यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, इलेक्शन कमीशन के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर। डॉक्टर अमीन, आपने इसकी बहुत सारे पक्ष बताए, इसके जो है इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष को लगता है, खासकर कांग्रेस ने जो अपना बयान दिया है, उसको लगता है लोकतंत्र इसीलिए हमारे यहाँ जो है जीवित है क्योंकि विभिन्न विचार हैं और कई बार लोकतंत्र की परीक्षा होती रहती है, कई चुनाव में उसका अमल होता रहता है। जैसे हाल ही महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो इलेक्शन का जो इसका ईवीएम का मुद्दा उठा, ईवीएम पर जो है भरोसा नहीं कर रही कांग्रेस। ऐसे अगर मौके पर पूरे देश में एक साथ चुनाव हो गए और ईवीएम में भरोसा नहीं किया, मान लीजिए कोई एक पार्टी, मान लीजिए बीजेपी जीत गई पूरे देश में, तो कांग्रेस को डर है कि तानाशाही आ जाएगी। पूरे देश में कई राज्यों में उसकी सरकारें बन गई, केंद्र में सरकार बन गई, तो जो विपक्ष है वो छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि छोटी पार्टियां आवाज उठा पा रही हैं। इस बात का कि परेशान है लोकल पार्टियां जो हैं, छोटी पार्टियां परेशान हैं। सब अपने आप को छत्रप कहते हैं, सुप्रीमो बोलते हैं, हैसियत नहीं है 10 एमपी की भी, सब सुप्रीमो बन जाते हैं। क्षेत्र में एक स्टेट में बड़ी मुश्किल से अगर हो पाएंगे, ले पाएंगे असेंबली में, तो सब सुप्रीमो बन जाते हैं, इंडिया लेवल के बन जाते हैं। तो इस सब का सुप्रीमो खत्म हो जाएगा। 4-4 डॉक्टर अमीन, जिस बात को आप जो है ये निगेटिव ले रहे हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो विभिन्न जातियां, प्रजातियां, जो भी समाज हैं, उनकी बात रखने वाला एक समूह है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, उसका एक वर्ग है जिसकी बात वो रख पाती है, ठीक है। इसी तरह दूसरा वर्ग है, उसकी बात वो रख पाती है, सबकी बात लोकतंत्र में सुनी जाती है। इसी को अगर हम बंद कर देंगे तो इसकी खूबसूरती खत्म नहीं हो जाएगी। चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 1951-52 से लेके क्या 67 तक देश में राज नहीं चला? क्या पार्टियां नहीं थी? ऐसा नहीं है। जो लोग काम करेंगे, समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो चुका है। जो पार्टियां जनता का काम करेंगी, जनता पे विश्वास होगा जनता को, उसको चुना के चुनाव जीतेंगी। अभी आप मोदी जी का देख लिए हिसाब बता, वो 400 के पार कह रहे थे और कहाँ 300 के अंदर ही रह गए। तो अब ये सब कहने की बातें हैं कि कौन क्या कहता है कि हम कितने ले जाएंगे एमपी एमएलए, सब कहने की बात है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझती है। हर एक के हाथ में एक मोबाइल है, मोबाइल पे डाटा है, हर चीज का इंफॉर्मेशन है, पूरी दुनिया मुट्ठी में है। पहले पूरी दुनिया मुट्ठी में नहीं थी, बड़ी मुश्किल से कॉल मिला करती थी दिल्ली के लिए, लाइटनिंग कॉल मिलती थी, 10 बार उसका चार्ज होता था। आज ऐसा नहीं है, हर चीज हर एक आदमी इंटरनेट पे देख सकता है, इंटरनेट से दुनिया जुड़ी हुई है। देखिए, मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि अभी कैबिनेट ने पास किया है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले तो ये जाएगा कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में से होने के बाद फिर ये जाएगा स्टेट, पहले स्टेट्स में जाएगा, सारी असेंबलीज में जाएगा, और 2/3 असेंबलीज अगर ले आती हैं अपने यहाँ 2/3 मेजॉरिटी से, तब फिर ये आएगा पार्लियामेंट के अंदर, दोनों हाउसेज में पास होगा। पास होने के बाद ये बिल जो है राष्ट्रपति के द्वारा साइन होगा। इतनी बड़ी प्रक्रिया है। उसके बाद आप देखिए क्या है, क्या लाइव जो दिल्ली के अंदर जो बिल पास किया था गवर्नमेंट ने, लाइव दिल्ली बिल जो था वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाता, राइट है सुप्रीम कोर्ट का। तो इतना अगर पार्लियामेंट पास भी कर देगी तो उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए जाएगा, और जाने के बाद ही होगा। लेकिन अब इसमें मामले में देखिए 29 तक है, ये
29 की बात है, अभी की बात नहीं है। और आप देखिए इस बात को कि इसमें बहुत बड़ा पैराफेरिया लगेगा, इसमें हमारे जो, लेकिन क्या है सबसे बड़ी बात क्या है, फंडामेंटल जो हमारी चीजें हैं उसमें चेंजेस नहीं होगा, जिससे हमारी आपकी वोटर लिस्ट है पूरी इंडिया की एक हो जाएगी। अभी अलग अलग है, विधानसभा की अलग है और पार्लियामेंट में अलग बनती है, इस तरीके से लोकल इलेक्शन में अलग अलग बनती है, वो नहीं, एक कार्ड होगा, वो वैलिड होगा पूरे देश के लिए, जिस तरीके से आधार कार्ड हो गया है। और आधार कार्ड भी हमारे से इलेक्शन कमीशन के कार्ड से जोड़ दिया गया है, तो डुप्लीकेसी बंद हो चुकी है। इसमें बहुत ही परेशानी हुई थी। अच्छा, ईवीएम का है, वीवीपैट का है मामला, ये भी आ जाएंगे और ये भी एक साथ ही यूज होगा और एक ही साथ हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, एक ही साथ हमारी सिक्योरिटी होगी, एक ही पोलिंग स्टेशन पे हमारे ऑफिसर्स जाएंगे, उनका खर्चा एक होगा और एक ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा पार्लियामेंट के लिए और असेंबली के लिए, बार बार नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से बहुत सी सुविधाएं हैं जो मिलेंगी। तो इस तरह से इस बात का कि ऐसा है कि हम ये हो जाएगा और वो जाए, ऐसा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा बिल है। ये बिल बड़ी सावधानी से पास किया जाएगा, सबके वक्तव्य लिए जाएंगे। जो अभी आप कह रहे हैं छोटी पार्टियां, जितनी पार्टियां हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर है, रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, बिना बोले नहीं होगा। ये सब रिकॉर्डेड होगा, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और असेंबलीज में भी। तो अभी इनको अपनी मेहनत करनी है। और ये जो बिल है, तो ये जो असेंबली का 100 डेज में, वो 2026 की बात कर रहे हैं, उससे पहले नहीं होने वाला है। और 2029 में आम चुनाव में ये शामिल किया जा सकता है। अभी देखना होगा, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी एंटी असेंबलीज है गवर्नमेंट के, क्या वो इसके साथ आएंगी? बहुत बड़ी बात है ये भी। इस तरह परेशान होने की बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप है ये डाला गया है मसौदा। अब पब्लिक को भी सोचना है, जनता भी सोचेगी और इन पार्टियों को भी सोचना है। और ये बेईमानी बंद हो जाएगी, ये बेईमानी बंद हो जाएगी। जो जनता का वोट लिया फिर भूल गए, 5 साल के लिए संसद में बैठ गए, 5 साल के लिए आप असेंबली में बैठ गए और जनता थी बेवकूफ। अब जनता को बेवकूफ बना बड़ा मुश्किल होगा, चाहे कोई पार्टी हो। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन किसी ने तारीफ नहीं की। मैं आपको बता दूं, चाहे बीजेपी पार्टी है, ईवीएम लाई थी कांग्रेस। 2009 में अडवाणी जी ने किताब प्रकाशित की थी, जीवी सेवन ने लिखा था उसको। क्या किया उन्होंने भी हमारी अच्छाई नहीं की थी। तो किसी ने इलेक्शन कमीशन को कोई पुरस्कार नहीं दिया आज तक। किन परेशानियों में, किन कठिनाइयों के साथ हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन कराना एक बहुत दुर्लभ बात है। चाहे वो आइलैंड हो, चाहे वो हिल हो, चाहे रेगिस्तान हो, हर कंडीशन में हमारे ऑफिसर्स जाते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हर परिस्थितियों में इलेक्शन कराते हैं। कोरोना में भी इलेक्शन कराया, लेकिन किसी ने कोई पुरस्कार नहीं दिया। ईवीएम पे भरोसा नहीं कर पा रहे डॉक्टर साहब, ईवीएम पे अभी भरोसा नहीं हो रहा। और संसद में बैठ और असेंबलीज में बैठ गए और अपने ऐश आराम किए। क्या किसी ने कोई आज तक दिया? हमेशा उल्टी बात करना इलेक्शन कमीशन के लिए, जिसके लिए मैं इस बात को कंडेम करता हूं कि इलेक्शन कमीशन हमेशा पब्लिक की बात को और ये पार्टियों को कंडेम करता हूं कि हमेशा उनको चाहिए कि संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसकी इज्जत करें और हमेशा उसको सपोर्ट करें। और जहां तक सवाल है वोटर्स का, वोटर्स को भी इनकी ड्यूटी है एजुकेट करने की, क्योंकि ये उससे वोट लेते हैं। हमारा काम तो है ही इलेक्शन कमीशन का, जो एक सेक्शन बना रखा है उनको ट्रेनिंग देने का, उनको बताने का। और अब तुमसे कोई काम नहीं लेते, ना ये स्लिप देने जाते हैं, ना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं, ना कटवाते हैं। सारा काम इलेक्शन कमीशन के अधिकारी करते हैं, घर के वोटर तक पहुंचाने का। और पोलिंग स्टेशन भी नजदीक से नजदीक दिए जाते हैं, इतना ख्याल वोटर का इलेक्शन कमीशन रखता है जी। लेकिन ईवीएम पे जो है अभी भी शक है। नहीं, शक तो इनको रहेगा ही रहेगा, क्योंकि काम करेंगे नहीं, हारेंगे, इसीलिए जनता इनको वोट नहीं देगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट के चीफ जस्टिस ने सबसे पहले देखा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी बात आई। आप देखिए ना, इनके हाथ में मैं दे देता हूं, कभी आए नहीं ये लोग। क्या बातें करते हैं इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में 2015 में इनको बुलाया गया था, कोई पार्टी नहीं आई, सिर्फ एक पार्टी आई थी। और ये सब कोई पार्टी, बैटरी कहते हैं, बैटरी कैसे पूरी रह जाती है, 99% कैसे रह जाती है? यस, बैटरी का भी बता दो। ऐसा है कि एक जस्ट लाइक कैलकुलेटर है, इसमें बैटरी लगती है। अब जिस बैटरी को शाम को बदला गया है, जो सुबह से चल रही है, अगर शाम को बदला गया है तो क्या 80 और 90% नहीं रह जाएगी? ये बैटरी है यार, ये एक मशीन है। मशीन के अंदर अगर चेंज की गई कुछ मशीनें, मान लो शाम के तक हो गया और उसमें कोई कमजोर बैटरी है, वो चेंज की गई। अब इसे सिवाय बहानेबाजी। ठीक है उपाध्याय जी, आपकी सारी बातें आ गई हैं और मैं इसका जवाब लूंगा आपसे। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्य बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज, जो छिपाते हैं हकीकत। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म का फिर आपका स्वागत। आज बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर, जो जल्द ही संसद में पेश होने वाला है। कैबिनेट ने उसको आज मंजूरी दी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, एक बार फिर चलते हैं उनके पास। हरनंद उपाध्याय जी, आपने सुना इलेक्शन कमीशन के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब ने सारे सवालों का आपका जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जो है कांग्रेस को लगता है कि इसका विरोध करना चाहिए। तो आपके पास बहुत समय है, 2026 तक ये मामला जाएगा, 2029 में लागू होने से पहले बहुत सारा मौका मिलेगा आपको जनता को समझाने का, बशर्ते आप जनता को समझा पाए। नवीन जी, हम मोहम्मद अमीन साहब की बात का जवाब देना चाहते हैं। यहाँ पर जो चुनाव आयोग ईमानदारी पूर्वक काम किया उसका लोग आज भी नाम लेते हैं। पीएल शेषन जी का आज भी उदाहरण दिया जाता है। किस तरह से चाहे सत्ता पक्ष के लोग रहे हो चाहे विपक्ष के लोग हो, किस तरह से लोग खौफ खाते थे। आज जिस तरह से महाराष्ट्र में पैसे पकड़े गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 99% की जो बात करते हैं, मैं भी चुनाव कराता हूँ, जो मीडियम बैठनी रहती है वो भी शाम तक मीडियम रहती है, न्यूनतम में आ जाती है। डाउन कभी आज तक हमने बैटरी देखा नहीं। और ये कैसे होता है कि 99% जहाँ चार्ज है बैटरी, वहाँ बीजेपी के ही लोग जीतते हैं। गलत। हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। 99% चार्ज जहाँ पर है वहाँ पर बीजेपी। अश्विनी जी बीच में नहीं बोलिए, अभी आऊंगा आपके पास। बीच में नहीं बोलिए, हमारी बात अब सुन लीजिए। हरियाणा में 52 सीट के चुनाव का परिणाम आया था, 26 सीट कांग्रेस आगे थी, 26-27 पर। अब बाकी 28 सीट बची, उसमें कितनी सीटें जीत गए? 22-23 सीट जीत गए। दूसरी बात, पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी, एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे। आज चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। क्यों? आपको उदाहरण है, विजय गोयल साहब नियुक्त हुए चुनाव आयुक्त। उन्होंने देखा वहां पर कि किस तरह से गड़बड़ी हो रही है, तो वहां से इस्तीफा देकर चले गए। ये बात अलग है, उनका मुंह बंद करने के लिए उनको और पुरस्कृत कर दिया गया। ऐसे चुनाव आयुक्त नियुक्ति नहीं होते थे पहले। और जो 99% बैठी तो हमने बात बता दिया। दूसरी बात, कभी जनता नकली मतदान करके चुनाव आयोग को आईना दिखाने का काम किया था, जैसा कि महाराष्ट्र में तमाम जगह हो रही है? आप बताइए। लोकसभा के चुनाव में, अच्छा आप ही देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मोदी जी हार जाते हैं, मोदी जी के नाम पर चुनाव होता है। और फडणवीस जी, अजित पवार जी और जो शिंदे जी उनसे बड़ा चेहरा हो गए, उनके नाम पर 4 महीने में चुनाव जीत जाते हैं। वही लोकसभा में जो चुनाव हार जाते हैं, नांदेड़ में मोदी जी केंद्र सरकार, वही विधानसभा सभी चुनाव हार जा रही है कांग्रेस पार्टी। भैया 81-82 लाख वोट पाकर भी कांग्रेस 20 सीट। आपका जवाब दे रहे हैं उपाध्याय जी, जवाब दे रहे हैं आपका, जवाब दे लीजिए। अमीन साहब 58 लाख पाके संक्षेप में जवाब दे लीजिए, जवाब दे लीजिए उपाध्याय, जवाब दे लीजिए। मैं चाहता हूं कि एज ए मुझे आप स्पेसिफाई कर दीजिए, इनकी बात समझ में ज्यादा कम आई है मुझे। आप बता दीजिए क्या पॉइंट थे इनके। एक दो पॉइंट तो मैं समझ में आया, बाकी नहीं है। बता ये जो आपने जो कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बेईमानी नहीं करता है, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन जो तैनाती होती है वो गलत तरीके से होती है, दबाव के तहत होती है,
पूरा सिस्टम बदल दिया गया है और ईवीएम भी जो है वो गलत तरीके से जहां उनको चाहिए होता वहां वो उसको अपने पक्ष में कर लेते हैं। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था मिस्टर गोयल का, पंजाब कैडर के थे जो अब चले गए थे बीच में छोड़ के, उसके लिए बड़ा हुआ एंड क्राई हुआ था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सीजीआई ने पूछा भी था और पूछने के बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि गोयल साहब का अपॉइंटमेंट जो है गलत प्रक्रिया के तहत हुआ है। प्रक्रिया बिल्कुल सही थी लेकिन जल्दी हुई थी, 24 आवर या 48 आवर्स में किया गया था। उसके लिए लोगों को शक ही क्या है। देखिए, हर भारत सरकार के आईएएस ऑफिसर की हर चीज सेंटर के पास मौजूद है और केंद्र के पास ही रहती है। डीओपीटी डिपार्टमेंट यहीं पर है, उसको जब चाहे बुला के पूछ सकते हैं कि क्या है, किसका पेपर कहाँ है। आज तक हर चीज पेपर है, तो उनके हर चीज वैध थी। पूरी फाइल गई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भेजा था उनके सिलेक्शन की और सरकार ने सबमिट किया था उसका जवाब। रही बात ये, और उसको क्या हुआ था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई थे उन्होंने इसलिए अपना नाम डाल दिया था बीच में, जो उसमें अपोजिशन लीडर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे, और उसमें इसलिए डाल दिया था कि फॉर टाइम बिंग, जब तक कि इलेक्शन कमीशन के लिए सिलेक्शन की गाइडलाइन ना बन जाए, पार्लियामेंट में ऑर्डर ना पास हो जाए। तो उसमें पास हो गया ऑर्डर, उसमें अभी भी आज की डेट में अपोजिशन लीडर है आपका, देश का प्राइम मिनिस्टर है, देश का गृह मंत्री है, 3 लोगों के सिलेक्शन करते हैं, इसमें कोई दुरा नहीं। रही से बात इस बात की, इसी तरह सीबीसी का भी है। रही बात आपने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात की, देखिए उसका स्पष्टीकरण हमारे सीओ महाराष्ट्र ने भी दे दिया और सीओ हमारे जो स्टेट में लगते हैं, हमारे होते तो सेंटर के ही हैं, लेकिन सीओ ने भी जवाब वहां का हरियाणा का भी दे दिया। देखिए, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, लगता है आपको कि हम जीत रहे हैं, ये कांग्रेस के ना, तो कांग्रेस का उदाहरण देता हूँ। मिस्टर पीसी जोशी राजस्थान के एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे, इसलिए लड़ रहे थे कि उनको वहां पर वहां सीएम बनाना था। हुआ क्या कि उनकी वाइफ चली गई, रिकॉर्ड में है, उनकी वाइफ चली गई पूजा करने और वो एक वोट नहीं दिया उन्होंने, एक वोट से वो हार गए, एमएलए नहीं बने। बाद में कांग्रेस ने उनको सेंटर में एमपी का टिकट दिया और सेंटर में ग्रामीण रोजगार मंत्री बने। तो ये तो स्थिति है इलेक्शन की, एक वोट से जीता तो जीता, 10,000 वोट से जीता, चाहे 1 लाख वोट से जीता, ये सब प्रक्रिया है। और जहां तक गिनती का सवाल है, गिनती मैंने भी कराई है, इलेक्शन भी कराए हैं, ऑब्जर्वर भी रहा हूँ। यही नहीं, मैं लक्षद्वीप भी गया हूँ, मैं नागालैंड भी गया हूँ इलेक्शन करा है, उत्तरांचल भी गया हूँ, जहाँ का टेरी सीट है पार्लियामेंट नंबर 1। देखिए, इस तरह की बातें करना जो है, जबकि साकेत बगुना वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे और फिर भी वो इलेक्शन हार गए। उस टेरी का इंचार्ज मैं था, पार्लियामेंट्री सीट नंबर 1 का। वहां से नेपाल की महारानी जी थी, जो वहां पे आज भी ठीक है, ठीक है अमीन साहब, समय कम बचा है। डीपी यादव जी, आखिरी कमेंट। सोच अच्छी कर लेंगे पार्टी वाले, अगर अपनी सोच अच्छी कर लेंगे, ये इलेक्शन कमीशन एक अच्छी संस्था है, अच्छा काम कराती है। वही मैं इससे पहले कह रहा था, हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, हर रिजीम में वो समझते हैं ये अच्छी पार्टी नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, ममता बनर्जी का, जब स्टेट का इलेक्शन हो रहा था और वो अपना इलेक्शन हार गई, रेगुलर इलेक्शन हार गई, उसके बाद उन्होंने इल्जाम लगाया कि देश का जो चुनाव आयोग है वो पार्लियामेंट, वो जो है वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रेशर में काम कर रहा है। वहां पे एक शख्स को हमारे गोली भी मारी गई थी इलेक्शन कमीशन के सुरक्षाकर्मी के द्वारा, लेकिन जब वो दोबारा जीत गई बाई इलेक्शन, सांस नहीं ली आज तक ममता बनर्जी ने। बिल्कुल सही, जब हार जाते हैं तो सवाल उठाते हैं। डीपी यादव जी, देखिए आपने सारे सवालों का जवाब दे दिया है डॉक्टर साहब ने। डीपी यादव जी बोलिए। डीपी यादव जी आवाज नहीं आ रही है। डीपी यादव जी आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही। अश्विनी शर्मा जी। जी, अभी आपने बताया कि जब आजाद भारत के बाद 1951 में जब देश में, ठीक है, बोलिए बोलिए डीपी यादव जी, बात पूरी करिए। जी, मैं कह रहा था कि आमीन साहब चुनाव कराते कराते नेताओं की भाषा बोलने लगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नेताओं के बीच नहीं, वो तथ्य बता रहे हैं आपको, वो उनको नेताओं से मत जोड़िए, वो तथ्य बता रहे हैं आपको जो उन्होंने अनुभव किया है। नेतागिरी ऐसी चीज है कि नेताओं की संगत में जो रहता है थोड़ा बहुत आ ही जाता है। देखिए, मैं ये कह रहा था, देखिए मतलब आपकी भाषा ना बोले तो आप जो है मतलब व्यक्तिगत हमले शुरू कर देंगे। अपनी तथ्य रखिए ना अपने बात को। मैं ये कह रहा,
मैं ये कह रहा था नवीन जी, देखिए चुनाव आयोग पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से काम कर रहा है ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं, और जैसी साथ उसने अपनी गिराई है शायद पिछले कई वर्षों में नहीं गिरी होगी, और ये चुनाव आयोग ने स्वयं किया है। आप देखिए बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री की सभा होती है और धर्म विशेष के लोगों को लेकर के किस प्रकार की टिप्पणी। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया। अश्विनी शर्मा जी, आपकी बात मेरे ख्याल से डॉक्टर अमीन ने कर दी है, इसलिए आपकी जो है सारी बातें आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी बहनों का। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।